नमस्कार डॉक्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये स्पॉटिंग के जितने भी तुम्हारे स्पॉटर्स होंगे उस चीज़ को कवर कर देगा। थोड़े थोड़े मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स भी देता चलूंगा, तो प्लीज़ उस चीज़ को भी नोट डाउन करना। और हो सकता है कि किसी डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट क्वेश्चन पूछ ले। इन स्पॉटर्स ना तकरीबन यही सारे ही रहेंगे जो कि मतलब मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि इसका मैं एक एक्स्ट्रा दूसरा पार्ट भी लेकर के आऊँ, बट ये सारे जो स्पॉटर्स है ये तुम्हें पता होना चाहिए। और तुमने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है, अभी तक तुम बात को सुन भी रहे हो, तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। नहीं तो यार तुम्हें श्राप लगेगा। श्राप में तुम्हारा एक्सटर्नल आएगा, एक्सटर्नल तुम्हारा ग्रैंड वाइवा लेगा, और ग्रैंड वाइवा के बाद के सारे क्वेश्चन सीएनएस वाले होंगे। वो भी तुम्हारे स्टेट फिजियोलॉजी वाले नहीं होंगे, मेडिसिन वाले होंगे, क्लिनिकल ओरिएंटेड होंगे। और तो और सारे के सारे जो टेबल भी होंगे वो भी तुम्हारा एक्सटर्नल ही लेगा। अगर तुम्हें ये चीज़ें नहीं चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो जो देख रहे हो, ये पहला जो स्पॉटर है, ये स्पॉटर क्या है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। और हम एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस से। तो ऑब्जेक्टिव लेंस है और आईपीस है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो आईपीस है ना, जो आईपीस होता है वो उसका मैग्निफिकेशन 10x का कॉमन रहता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो 4x में भी आते हैं, 10x में भी आते हैं, 40x में भी आते हैं, 100x में भी आते हैं। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, लेकिन ये 10x वाला ही है। और ना जब भी तुमको कंफ्यूजन होगा तो तुम इसको उठा करके तुम चेक कर सकते हो कि उसमें कितना रिटर्न है। 10 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। और जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है वो होता है ईपी इंटू मतलब आईपीस का मैग्निफिकेशन इंटू ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है। दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा। अगला अगला अगर हम लोग देखते हैं, अगला है ये वाला स्पॉटर। ये स्पॉटर ऑफ कोर्स कंडेंसर का है। तो ये कंडेंसर है और ये पूछा हुआ है अगले क्वेश्चन में कि व्हेन फोकस अंडर द ऑयल इमर्शन व्हाट शुड बी इट्स पोजीशन। तो जब भी हम लोग ऑयल इमर्जन के अंदर चाहिए तो हम कंडेंसर को एकदम ही वेरी क्लोज टू स्टेज लगाना पड़ता है। जो स्टेज पे एकदम ही क्लोज क्लोज लगा देंगे, एकदम स्लाइड के एकदम जस्ट पास में होना चाहिए वो कंडेंसर। जो स्लाइड होगी ना, जस्ट उसके पास में ये कंडेंसर ऊपर ओपन होना चाहिए और एकदम ही क्लोज टू द स्टेज होना चाहिए। ऑयल इमर्जन की जब बात कर रहे हैं तब। अब अगला जो स्पॉटर है उस पर जाता है। अगला स्पॉटर है ये स्पॉटर बहुत ही फेमस है, स्पायरोमीटर है ये। स्पायरोमीटर तो हमें मालूम है कि हमें लंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए होती है। कई बुक में ये पूछा जाता है कि स्पायरोमीटर से कौन सी लंग वॉल्यूम को तुम मेजर नहीं कर सकते हो, तो आंसर वुड बी वेरी कॉमनली नोन, और जिसका नाम है रेसिडुअल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम सॉरी। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो 1200 ml की है वो तुम स्पायरोमीटर से तो मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक टेक्निक होती है जिसका नाम है हीलियम डाइल्यूशन डाई टेक्निक। तो ये कुछ कुछ कॉलेजेस में ये क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन है वो मैं इसको कवर कर दूँ। ये आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट स्पायरोमीटर और नेम द वैल्यू ऑफ द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ये ईआरवी का एक सम है, एक ये ईआरवी का सम है और किसका सम हो रहा है। एक से मैं यहाँ पे मार्कर उठा लूँ। तो यहाँ पर तुम चेक करो, यहाँ पे लिख रखा हुआ है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की अगर तुम बात करते हो ना, तो दैट इज द सम ऑफ ईआरवी एंड आरवी, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 1000 से 1100 ml के बराबर का होता है, और रेस्पिरेटरी सॉरी रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो 1200 ml के बराबर का होता है। मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में हमेशा ही बता के रखा होता है। याद कैसे रखेंगे इस चीज को कि आर कैसा दिखाई देता है? आर ये मैंने लिखा आर, ये 12 की तरह दिखाई दे रहा है, तो 1200 ml है। तो 1200 ml तुम्हें याद होना चाहिए कि 1200 ml होता है रेसिडुअल कैपेसिटी। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला स्पॉटर पे। अगला स्पॉटर ये हमें मालूम है कि ये ट्यूनिंग फॉर्क है। सबसे पहले तो ए स्पॉटर की खास बात ही यही होती है कि तुम्हें बस एक आइडेंटिफिकेशन के ही आधे नंबर मिल जाते हैं। उसके बारे में तुम छोटी सी भी बेसिक सी चीज जान रहे होते हो तो तुम्हें फुल मार्क्स लेकर के चले जाते हो। ठीक है, जो कि तुम एक स्पॉटर होगा ना, स्पॉटर वाला जो टेबल होगा उसमें तुम 5 के 5 नंबर ला सकते हो, और प्रैक्टिकल में पास होने के तुम्हारे जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और तुमने स्पॉटर गलत कर दिया तो प्रैक्टिकल में मतलब कम नंबर आने के या फिर तुम्हारे 1-2 मार्क्स की वजह से ऑनर्स के छूटने के चांसेस भी बढ़ जाता है। तो स्पॉटर वाला टेबल तो कभी हम लोग गलत करना, हम लोग बियर ही नहीं कर सकते। तो इस ट्यूरिंग फॉक को देख रहे हैं। ट्यूरिंग फॉक को हमने आइडेंटिफाई कर दिया। ये ट्यूरिंग फॉक पे अगर यहाँ पे अगले क्वेश्चन में लिख रखा हुआ है कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, अगर नहीं भी लिख रखा हुआ ना तो यहाँ पे तुमको फ्रिक्वेंसी पढ़नी है। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा हुआ है 256, ये 256 हर्ट्ज वाली ट्यूरिंग फॉक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में तुमको लिखना पड़ेगा कि 256 का है। और ये रिनी वेबर के टेस्ट में काम आता है। और क्रेनियल 8 की अगर तुम वो करते हो, एग्जामिनेशन करते हो क्रेनियल नंबर 8 वेस्टिब्यूल कॉक्लियर नर्व की अगर तुम एग्जामिनेशन कर रहे हो तो क्रेनियल नंबर की,
तो उसमें भी हम लोग रेनी पेपर से टच कर रहे होते हैं, तो कई सारे एग्जामिनर मतलब क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है। ये बहुत ही कॉमन आस्ट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि जिसे देख करके पेशेंट बोल रहा हूँ मैं, जिससे देख के स्टूडेंट थोड़े से घबरा जाते हैं। ये है काइमोग्राफ। ये काइमोग्राफ ये एम्फीबियन का एक्सपेरिमेंट चला जाता है। तो एम्फीबियन थोड़ा सा हमारा आउट ऑफ कंफर्ट में जाने वाला ये जोन है। तो इसमें हम लोग कंफर्टेबल फील करते भी नहीं है कभी भी। एम्फीबियन से कोई भी क्वेश्चन भी पूछ ले या फिर मतलब उनसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट भी पूछ ले, लेकिन स्टिल तुम पहचान तो सकते हो। एग्जाम में क्या गलती होती है ना, यहाँ पे पूछ रखा हुआ आइडेंटिफाई दी ऑब्जेक्ट। अगर तुमने सिर्फ आंसर में सिर्फ लिखा काइमोग्राफ, तो तुम्हें मतलब इसके अगर ये टोटल एक नंबर का टेबल है तो तुम्हें हाफ नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुमने लिखा शेरिंगटन स्टारलिंग काइमोग्राफ, ठीक है, तो भी तुम्हें हाफ ही नंबर मिलेंगे। अगर तुमने लिखा शेरिंगटन काइमोग्राफ, तो तुम्हें नंबर वो हो सकता है कि कम नंबर कट कट कर दे या फिर मतलब पार्शियल नंबर दे, ठीक है। या फिर तुमने लिखा सिर्फ स्टारलिंग काइमोग्राफ, तो भी वो पार्शियल नंबर देगा। अगर तुम्हें, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम साइंटिस्ट का नाम मेंशन कर रहे हो, तो तुमको शेरिंगटन स्टारलिंग दोनों के नाम ही मेंशन करने पड़ेंगे। ये देखो, ये जो पार्ट है ये इसका लिवर है। अब यहाँ पे पूछ रहा होगा भाई क्लच। क्लच क्या होता है? क्लच इंस्ट्रूमेंट का देखो, मुझे नहीं लगता कि ये क्लच है। क्लच सामने की तरफ है, जो कि इस इंस्ट्रूमेंट का, जो कि इस डायग्राम में तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, क्लच जो है, क्लच जो है इंस्ट्रूमेंट का, वो क्या काम करता है? जैसे क्लच किसी भी बाइक या फिर किसी भी इंजन में स्पीड को बढ़ाने घटाने का काम करता है। तो बेसिकली हम लोग जब ये मसल कॉन्ट्रेक्शन देख रहे होते हैं, तो ये जो ड्रम है ना, ये घूम रहा होता है। ये ड्रम घूम रहा होता है, और इस ड्रम की स्पीड को घटाने बढ़ाने का काम जो होता है वो क्लच करता है। दूसरा क्या है? दूसरा इसका मतलब रोल हो जाता है टू चेंज द पेपर। अब भी क्या होगा ना कि जैसे कि अगर तुमने ज्यादा देर तक अगर तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी है, तो कुछ टाइम के बाद तो पेपर रोल खत्म हो जाएगा। तो दूसरे पेपर तक वो जब शिफ्टिंग कर रहा होगा, तो हमारे स्पीड में कोई चेंजेस ना आए, तो उसका भी ख्याल रखता है क्लच। मतलब पेपर को भी चेंज कर देता है, स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आने देता है। टू मार्क द रिकॉर्डिंग, अगर मान लो कि मतलब यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कुछ एक अलग सा मुझे ट्विचिंग दिखाई दिया, या फिर इस पॉइंट को मैंने मार्क करना था, ठीक है, इस चीज को मैं हाईलाइट करूंगा और फर्दर अपनी स्टडीज में जाकर के आगे मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ, तो क्लच के द्वारा तुम इस पर मार्किंग भी बिठा सकते हो। ये देखो, किसी और बुक में नहीं लिखा हुआ है। ज्यादातर बच्चे सिर्फ स्पीड को बढ़ाना घटाना ही लिख करके आ जाएंगे और उनको फुल मार्क्स मिल भी जाता है। लेकिन स्टिल अगर इन केस अगर तुमको किसी ने वाइवा लेना शुरू कर दिया, या फिर स्पॉटर के टेबल से हट करके ये किसी और टेबल पे मिला, तो तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए कि क्लच का फंक्शन क्या क्या है। अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये फिर से वही सेम इंस्ट्रूमेंट है, टाइमोग्राफ। अगला इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, कभी कभार चार्ट भी दिखा रहता है। ये जैसे कि ये ईसीजी का चार्ट है। कि क्वेश्चन यहाँ पे ईसीजी वाला, ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, एक गोला लगा रहा हूँ। ये देखो, व्हाट डज पी वेव सिग्निफाई। तो यार पहले से देख लो कि पी वेव क्या सिग्निफाई करता है। तो पी वेव क्या सिग्निफाई करता है? अगर हम लोग पी वेव देख रहे हैं, अगर पी वेव की बात करते हो, तो पी वेव तो तुम्हारा एट्रियल डिपोलराइजेशन को सिग्निफाई करता है। फिर क्यूआरएस वेव तुम्हारा सिग्निफाई करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। और जो टी वेव है, टी वेव करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। एट्रियल डिपोलराइजेशन पी, क्यू करता, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और फिर टी वेव करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। यू वेव क्या होता है? यू वेव मिलता है कि नहीं नॉर्मली? हाँ, यू वेव मिलता है। यू वेव नॉर्मली ही देखा जा सकता है, और यू वेव होता है डिलेड। याद रखना, कल किसी किसी कॉलेजेस में पूछा जा सकता है। डिलेड क्या होता है? रिपोलराइजेशन की डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन किसका? कैपिलरी मसल्स का। तो अगर किसी ईसीजी में तुम्हें यू वेव दिखाई दे रहा है, तो मतलब वो ऐसा नहीं कि पैथोलॉजिकल है, वो नॉर्मली भी दिखाई दे सकता है। और वो डिलेड रिपोलराइजेशन ऑफ पैपिलरी मसल्स के को सिग्निफाई करता है। अगर तुमसे पूछे कि यू वेव कहाँ पे ज्यादा दिखाई देता है, प्रोमिनेंट कहाँ पे हो जाता है, तो प्रोमिनेंट हो जाता है भाई हाइपोकैलीमिया में। ठीक है, हाइपोकैलीमिया में। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। वेयर वी कैन फाइंड टॉल पीक टी वेव। तो टी वेव अगर टॉल है, ठीक है, टी वेव ना, अगर टॉल टेंटेड अगर बोला है, टॉल टेंटेड या फिर टॉल पीक, तो वो होगा हाइपर कैलीमिया, पोटेशियम के बढ़ जाने की वजह से। लेकिन अगर ये टी वेव हाइपर अक्यूट बोल रहा है, तो ये होगा एम आई, ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, अगर तुम हैम्पटन की किताब खोल करके देखोगे, तो टॉल टेंटेड को इसने मतलब बताया कि एकदम आईफल टावर की तरह दिखाई देता है टी वेव। और ये अपना हाइपर अक्यूट टूम पैटर्न में दिखाई देता है, टूम टूम की तरह दिखाई देता है। थोड़ा सा एस्थेटिक लुक दे देता हूँ उसको।
है। बस याद रखो, टॉल टेंटेड, हाइपर कैलेमिया, हाइपर एक्यूट एमआई। अब अगला जो चार्ट है ये तो कार्डियक साइकिल है। कार्डियक साइकिल को मैंने बहुत ही डिटेल में अपने सारे वीडियोस में पढ़ा के रखा हुआ है। प्लीज़ कार्डियक साइकिल को पढ़ लो, क्योंकि कार्डियक साइकिल के जो पॉइंट्स है वो तुमसे कोई ना कोई एग्जामिनर किसी ना किसी पॉइंट पे तो पूछ ही लेगा। वो ग्रैंड वाइवा में पूछा जा सकता है, वो तुम्हारे स्पॉटर में आ सकता है, वो तुम्हारे सीबीएस के सिस्टम का जो वो तुम वो कर रहे हो तो सामने ऑस्पी वाला टेबल पे बैठे होते हो, ठीक है, तो भी मतलब वो जो एग्जामिनर है वो तुम्हारे सीबीएस से घुस करके कार्डियक साइकिल में हाई जा सकता है। तो कार्डियक साइकिल वो जितना भी मैंने वो लेक्चर कंप्लीट कराया हुआ है, मैं तुम्हें लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे। प्लीज़ उस चीज़ को जा करके एक बार देख लो, तुम्हारे को पता चल जाएगा कि बहुत ही आसान सी चीज़ है और इम्पोर्टेंट तो है ही। अगला इंस्ट्रूमेंट है, देखो ये हीमोग्लोबिनोमीटर का है इंस्ट्रूमेंट। हीमोग्लोबिनोमीटर एक जो पूरा एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसमें से मैंने निकाल के रखा हुआ है हीमोग्लोबिन का पिपेट। ठीक है, पिपेट है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन पूछ रखा हुआ है कि व्हाट इज फॉर्म बाय मिक्सिंग द N/10 HCl। अगर हम लोग N/10 HCl को अगर ब्लड के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है हमारे पास है एसिड हेमाटिन। एसिड हेमाटिन बनता है, और वो एसिड हेमाटिन बनाने का जरूरत क्या है? क्योंकि वो कलरीमेट्री में हम लोग जब चेक कर रहे होते हैं ना, तो वो एसिड हेमाटिन का ही जो कलरीमेट्री के साथ वो मैच करता है। तो समझे? तो ये अगर हमने अगर वो ब्लड में अगर वो HCl नहीं डाला और एसिड हेमाटिन नहीं बना, तो हम लोग कलरीमेट्री में उसको इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ हम लोग अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ही फेमस है। इस इंस्ट्रूमेंट को तुम देख भी लेते हो तो एग्जाम में क्या होता है ना, कि मुझे मालूम है कि न्यूबर चेम्बर है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं पेन उठा करके लिखने जाता हूँ कि न्यूबर चेम्बर है ये, ठीक है, वैसे ही ये न्यूबर चेम्बर का मुझे स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाता है। तो ये प्लीज इसके स्पेलिंग को अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना तुम। आई थिंक तुम अभी तक स्क्रीनशॉट्स ले ही रहे होगे, ठीक है, और लेना भी चाहिए। तो प्लीज ये देख लो स्पेलिंग को यार, NUBAUER, ठीक है। अगला बोल के रखा हुआ है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रूल्ड प्लेटफॉर्म एंड कवर स्लिप। तो कवर स्लिप है, जो रूल्ड प्लेटफॉर्म होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है 0.1 mm होता है, या फिर 1/10 mm कह सकते हो इसको। ये मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हारे लिए डाल के रखा हुआ है, प्लीज इस चीज का भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रखा हुआ है कि नॉर्मल न्यूबर चेम्बर और इम्प्रूव न्यूबर चेम्बर, जो कि आजकल हम लोग मेडिकल कॉलेज में यूज भी करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ग्रिड पैटर्न जो सेंट्रल काउंटिंग के लिए पुराने वाले में 16 थी, अब भी 25 है, ठीक है। काउंटिंग एरिया का साइज जो पुराने वाले में स्मॉलर था, ठीक है, अब लार्जर हो चुका है, तो मतलब बेटर काउंटिंग हो सकती है। रेंज ऑफ सेल टाइप दैट कैन बी काउंटेड मोर लिमिटेड, ऑफ कोर्स पुराना वाला है, और यहाँ पे तो वाइडर हो चुका है, मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा सेल्स को यहाँ पे तुम काउंट कर सकते हो, ठीक है। तुमको पता चलेगा कि न्यूबर चेम्बर से तुम प्लेटलेट की भी काउंटिंग कर सकते हो। तो ये अगले स्पॉटर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है जेगर्स चार्ट। तो जेगर्स चार्ट तुमको मालूम होना चाहिए कि ये हम लोग किस विजन के लिए चेक करते हैं, नियर या डिस्टेंट, ठीक है। तो इन लोग ये नियर विजन को चेक करने के लिए करते हैं। ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया था स्क्रीन वाले एग्जामिनेशन के कि 25 सेंटीमीटर को तुमसे एग्जामिनर पूछना चाहेगा कि 25 सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम। और नियर विजन अगर मालूम है तुम बताओ डिस्टेंट विजन के लिए क्या होता है? डिस्टेंट विजन के लिए कौन सा चार्ट होता है? स्नेलेंस चार्ट, या फिर स्नेलेंस बॉक्स भी कहते हैं बॉक्स को, उसको स्नेलेंस चार्ट बोला और चीज स्नेलेंस चार्ट। स्नेलेंस चार्ट की जो दूरी कितनी होनी चाहिए सब्जेक्ट के साथ? 6 फीट। और स्नेलेंस चार्ट में अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, वो इलिटरेट है, तो उसके लिए एक चार्ट होता है, वो ऐसा करके चार्ट होता है, वो जहाँ पे ओपनिंग होती है वो उस ओपनिंग को पहचान के बताता है। वो टी टाइप की ओपनिंग है, तो इस चार्ट का नाम दिया हुआ है लैंडोल्फ टी चार्ट। तो ये हो गया जेगर्स चार्ट। मेंशन इट्स यूजर्स, यार यूजर्स तो यही है कि नियर रीजन को चेक करने के लिए होता है। ये जेगर्स का स्पेलिंग प्लीज से चेक कर लेना, JEEGRS। मोस्ट प्रॉब्ली वो तुम्हारा नाम वो लिख करके दे देंगे ऊपर। अब ये देखो अगला अगला ये कफ है, बीपी कफ है, बीपी कफ, रिवारोकी कफ, ठीक है। और ये अगर ओवर साइज कफ यूज करोगे तो फिर क्या होगा? ये फॉल्स लो रीडिंग्स देने लग जाएगा, ठीक है, फॉल्स लो रीडिंग्स होने लग जाएगा। फिर एक्चुअली किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, सपोज उसका सिस्टोलिक बीपी 220 चल रहा है और डायस्टोलिक 120 या 110 चल रहा है, ठीक है। तो इस पे ये तो पेशेंट कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे भी स्ट्रोक को डेवलप कर सकता है, सीवीए मतलब जिसको होता है कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। इतना हाई बीपी पे जो सेरेब्रल वेसल्स होते हैं दे आर प्रोन टू गेट इंजर्ड, तो स्ट्रोक डेवलप कर सकता है पेशेंट को। लेकिन अगर हमने ओवर साइज कफ यूज करा तो उसका तो मतलब हमें रीडिंग में कितना मिलेगा? 160 मिलेगा। हम सोचेंगे अभी भी इतना ज़्यादा मतलब 160 140 मिलेगा, तो हम सोचेंगे कि नहीं यार अभी तो ज़्यादा खतरा वाला चीज़ नहीं है, तो हम लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे और पेशेंट के लिए हानिकारक सिद्ध होगा ये सब करना।
अगला इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा ये ऑफकोर्स पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर, ये पेरीमीटर विजुअल फील्ड कितनी है। विजुअल फील्ड को टेक्निकली हम लोग अपने फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में तो वो कन्फ्रंटेशन मेथड से चेक कर लेते हैं ना। कन्फ्रंटेशन मेथड से मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, कन्फ्रंटेशन मेथड से चेक कर लेते हैं। तो कन्फ्रंटेशन मेथड से चेक कर लेते हैं, और अगर हमें इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड से अगर चेक करना है तो उसके लिए हमें पेरीमीटर का जरूरत पड़ता है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड यूज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। यूज तो वही है कि विजुअल फील्ड को चेक करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है ये ईसीजी। व्हाट इज लीड इन एन ईसीजी। तो ईसीजी का लीड का डेफिनेशन क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव। किसी भी स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो भी हार्ट का के अंदर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है उसको देखना इज अ लीड। ठीक है, लीड का काम है वो। ठीक है, विच लीड इज देयर बिटवीन द लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म। देख लो, ये तो एथोवेन ट्रायंगल तुम्हें अभी तक पता होना ही चाहिए। ये एथोवेन ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा एंड इसका नेगेटिव का यहाँ पर है, और यहाँ पे एक नेगेटिव है, तो दूसरा एंड पॉजिटिव का यहाँ पर है, मतलब इलेक्ट्रोड का। यहाँ पे एक नेगेटिव है, फिर से यहाँ पे एक पॉजिटिव है। तो ये जो ऊपर राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में है तो वो लीड वन है, और जो राइट आर्म और लेफ्ट मतलब लेफ्ट लोअर लिम्स के बीच में होता है तो वो लीड टू है। और राइट में तुम लोग वो लगा देते हैं अर्थिंग वाला इलेक्ट्रोड। तो लेफ्ट लेग के और लेफ्ट आर्म के बीच में जो है लीड, उसका नाम है लीड थ्री। ठीक है, ये तो एंथोवेंस ट्रायंगल है। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि विच लीड इज देयर बिटवीन द लीड राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म। तो ऑफ कोर्स लीड वन इसका आंसर हो जाएगा। अब ये तो हमें ये इसका मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में, मतलब मैंने दूसरे वीडियो में बना करके रखा हुआ है। प्लीज़ वो चार्ट्स वाली वीडियो को भी प्लीज़ पढ़ लेना। चार्ट्स वाला वीडियो मतलब एक उसको तुम पढ़ोगे तो तुमको रियलाइज हो जाएगा कि दैट इज द मेन कंटेंट। वो तुम्हें लीन मार से किसी भी ग्रैंड वाइवा को फेस करने का। ग्रैंड वाइवा भी तुम्हारा कंप्लीट होगा उसमें, और उसमें ऑस्पी भी कंप्लीट होगा। तो दैट इज इट। और इसमें मुझे लगता है कि कुछ कुछ और भी एक दो चीज़ें हैं जो छूट रही होंगी, तो फिर मैं वो दूसरे वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सीरियसली शेयर करो, तो मतलब मुझे भी साहस मिलेगा ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आ पाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।